Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 3rd atoms and molecules part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part we are going to discuss about the atomic mass and how do atoms exist. It means atoms are not able to exist independently generally and they form molecules and ions. Then we will discuss what is a molecule. Molecule, it is able to exist independently. Then we will discuss about the molecules of elements and molecules of compound. Then we will discuss what is an ion. The positive ion called anion, the positive ion called cation, and the negative ion called anion. This way, we will also discuss how we can write a chemical formula. Okay, then let's start our chapter, part 2, and we will start it from atomic mass. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. डाल्टन की जो कॉन्सेप्ट थी, उनका जो एटॉमिक मास के ऊपर जो कॉन्सेप्ट, वो एटॉमिक मास के ऊपर ज़्यादा अहमियत रखते थे. वो कहते थे अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. सभी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है और द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. तो फिर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर डाला था, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया. पर since determining the atomic mass of an atom is somewhat difficult, relatively it was difficult. So relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and compounds formed. तो फिर ये एटॉमिक मास निकालना इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए लोगों ने क्या किया, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस से ही उनका रिलेटिव एटॉमिक मास लेना शुरू किया. जैसे इसको एक एग्जांपल से हम अच्छी तरह समझते हैं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड में क्या है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है. तो कार्बन की जो एटॉमिक मास है कितना है, वो होता है कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया हमारा 16. तो इसका रेशियो हम देखें तो क्या हो जाता है 3:4, है ना. तो फिर कार्बन मोनोक्साइड में 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोक्साइड. इन अदर वर्ड्स हम देखें तो कार्बन कंबाइंस विथ 3-4 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. अगर कार्बन जितना अमाउंट भी है कार्बन मोनोक्साइड में, उसका ऑक्सीजन कितना टाइम्स रहेगा, इसका 4/3 टाइम्स रहेगा. इसी हिसाब से हमारी वैज्ञानिक लोगों ने ये मास निकालना शुरू कर दिया. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. अगर हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने चले तो फिर वो क्या है, एस इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. तो फिर वो होता है इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. उसी हिसाब से होता था. एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर इसको कहा जाता था कि EMU, पर बाद में बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज नाउ रिटन एज U. तो पहले जिसको EMU कहा जाता था, अभी इसको U कहा जाता है. आइए देखते हैं आगे इसका कि व्हेन वी कुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास. अगर हम कार्बन का एक एटॉमिक मास लेंगे तो U के हिसाब से वो हो गया 1.0 और इसी हिसाब से ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का 12 है इसीलिए वो होगा 1 लेंगे तो फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 1.33 U. पर ये हमको होल नंबर में नहीं आता, इसीलिए हमको सुविधा नहीं पड़ रहा है, तो हमको इसको होल नंबर में बोलना है. तो होल नंबर्स एज नियर टू ए होल नंबर्स एज पॉसिबल. व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. तो उसी को और सुविधा बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट नज़रिया से वो अपना शुरू किए कैसे इसको किया जाए. तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन का जो मास है 16 ग्राम, एक एटम ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, तो फिर उसका अगर 1/16 मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया जाए
तो ये सबको सुविधा लगने लगा, उसको एक यू लेने में सुविधा लगा। तो क्यों सुविधा लगा, उसका दो रीजन है। एक तो ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। ऑक्सीजन जो है ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो फिर इसीलिए हम ऑक्सीजन के हिसाब से कंपेयर करें तो उनको सुविधा हो रहा है। सेकंड, दिस एटॉमिक मास यूनिट गैव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। अगर 1/16 ऑफ ऑक्सीजन का एटम का अगर हम लेंगे, मास लेंगे, तो वो बहुत सारे में हमको होल नंबर मिल रहा है। और हमारा मकसद ही यही है कि होल नंबर मिले, हमको इस बिट्स में ना मिले, जो कि हमको सुविधा नहीं पड़ रहा है। पर इसी से भी और आगे हमारे 1961 में हमारे और भी साइंटिस्ट लोगों ने उसको और भी सुविधा बना दिया। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की जगह उन्होंने लिया कार्बन 12 आइसोटोप वाला, उसी का एटॉमिक मास यूनिट का उसी का 1/12 लिया इन 1961 फॉर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. तो atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12. Carbon 12 one atom of carbon 12 का 1/12 भाग लेकर जो मास आया उसी को लिया गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, बाद में आपका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज AMU। तो फिर ये AMU का डेफिनेशन हो गया हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। क्योंकि कार्बन 12 का जो भी मास है इसका 1/12 भाग लेना है, उसी को 1 AMU कहा गया। तो सब इसी से कंपेयर करके कार्बन 12 का से कंपेयर करके इसका 1/12 1 AMU निकला, उसी हिसाब से बाकी का भी मास निकाला गया। चलिए इसको हम देखते हैं एक फ्रूट को लेकर। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आप वाटरमेलन देखे हो। सपोज एक फ्रूट सेलर, उसके पास वजन करने के लिए कुछ भी ऐसे नहीं है, उसके पास वेट नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, एक फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ही टेक्स वाटरमेलन एंड सेज ही हैज ए मास इक्वल टू 12 मिनट्स। एक वाटरमेलन को उसने काट काट के ऐसे 12 पीस कर दिया, और एक पीस को उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से लिया। तो फिर 12 फ्रूट्स यूनिट्स लिया उन्होंने। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच यूनिट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। एक वाटरमेलन को उसने 12 पीस कर दिया, एक पीस को उन्होंने वो स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से लिया, और जो भी उन्होंने बेचा एक पल्ले में उन्होंने रखा एक वाटरमेलन जो कि यही है, और दूसरे में उन्होंने उसी हिसाब से अपना नाप लगाया। तो फिर उसी को हम क्या कहेंगे कि नाउ द सेल्स इज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। क्योंकि उन्होंने ये फ्रूट को एक यूनिट बनाया, इसलिए हम इसको कहेंगे रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। Similarly, the relative atomic mass of the atoms of element is defined as the, अगर atomic mass of an atom of an element हम इसको define करें तो क्या है, it's the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of the carbon 12 atom। किसी का भी अगर हम मास निकालने चले तो फिर हम किससे कंपेयर करेंगे, एक कार्बन 12 एटम का 1/12 वाला मास लेंगे, 1/12 का मास लेंगे और उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो उसी हिसाब से कंपेयर किया गया है और हमको ये टेबल दिया गया है। जैसे उसी हिसाब से हम देखें तो हाइड्रोजन का हो गया 1U, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, हमारा ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का हो गया हमारा 40। तो फिर ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे जाकर बहुत ही कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है।
आप जरूर ही याद रखिए, कम से कम ये कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये तो जरूर याद रखना है। चलिए देखते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स जो है ये कैसे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एटम्स जो है ज़्यादातर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। जैसे आप देखें ज़्यादातर लेडीज़ लोग वो अकेले बैठ नहीं पाते, यानी कि पास में जो हो उसके साथ थोड़ा उनका लगाव हो जाता है और बात करने लगते हैं, बिकॉज लेडीज आर वेरी सोशल इन नेचर। मोस्ट ऑफ द लेडीज, इट्स नॉट अबाउट ऑल द लेडीज आई एम टेलिंग अबाउट। तो फिर ऐसे ही ये एटम्स जो है ये भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता ज़्यादातर। तो क्या करता है, ये एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाता है और फिर आयन्स बनाता है। कैसे, तो ये मॉलिक्यूल्स और दीज मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स मिल के बन जाता है मॉलिक्यूल्स। और अगर उसका चार्ज हो तो फिर उसे कहा जाता है आयन्स। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि आयन क्या है। तो अभी देख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स और आयन्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर। तो मैटर कैसे बनता है, ये एटम्स मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स या आयन्स, और ये मॉलिक्यूल्स और आयन्स ये सारे मिलकर मॉलिक्यूल्स मिलकर या फिर आयन्स ये सारे मिलकर ये बन जाता है हमारी मैटर। तो फिर मैटर कैसे बना, और मैटर जो है आप तो जानते हैं क्या है, जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अरे आपके बुक के जो पेजेस है ये भी तो मैटर ही है, आप छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर ये है, आइए अब देखते हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together। तो फिर एटम्स के बारे में आपने पढ़ा, दो एटम्स मिल जाए तो वो बना ले, और केमिकली वो बॉन्डेड है, ऐसा नहीं मिक्सचर जैसा नहीं, दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर और दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो फिर वो बन जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल। तो फिर मॉलिक्यूल को अगर हम डिफाइन करें तो a molecule can be defined as the smallest particles of an atom or a compound that capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। तो molecule क्या है, molecule है smallest particle of an element। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एक एलिमेंट के लिए तो चलो एटम में भी उसका सारे गुण रहते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, पर कंपाउंड में मॉलिक्यूल ही है जिसमें कंपाउंड का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। कंपाउंड से अगर हम एटम तक चले जाएंगे तो एटम में उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगा। तो कंपाउंड में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ये मॉलिक्यूल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और वो कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी रहता है। जैसे आप ले लीजिए H2O। H2O मतलब क्या है, वाटर। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल में ही वाटर का सारा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। अगर आप इसको एटम कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये सारी वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहेंगे। क्यों, वाटर तो पानी है, लिक्विड है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हो जाएंगे हमारे गैस। तो फिर हो गया ना चेंज। इसी हिसाब से हम देखें तो मॉलिक्यूल ही है जिसमें हमको ये कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी मिलेगा। अब देखते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है और हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है। ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। एलिमेंट मतलब आप जानते हैं सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहता है और वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है। और वो एलिमेंट्स जो है मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। और तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, the molecules of an element are constituted by the same types of atoms। एलिमेंट का हम जितना भी भाग छोटा 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 करते जाएंगे हम देखेंगे कि लास्ट में हमको मिलेगा एटम, ठीक है। तो फिर एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहेगा हमारे एलिमेंट्स की मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है। पर ये सब नहीं होता हमारे कंपाउंड में, ठीक है। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेन एनी एलिमेंट्स, जैसे कि मान लो हमारे आर्गन हुआ, हमारे हीलियम हुआ, ये सारे एलिमेंट्स जो है इनमें क्या होता है,
ये बहुत अजीब बात है कि वन सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट फॉर्म्स द मॉलिक्यूल, यानी कि उनका एटम और मॉलिक्यूल में कुछ डिफरेंस नहीं रहता। तो फिर उससे क्या बोलेंगे, सिर्फ एक एटम लेके, जैसे आप बोले कि मेरा एक फ्लैट है और उस फ्लैट में आप क्या सोचते हो कि आपका एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम होगा, आपका किचन होगा, पर क्या क्या होता है, कभी कभी होता है एक ही रूम होता है, तो फिर वो एक ही रूम को बोला जाएगा कि फ्लैट, हमारी क्वार्टर। इसी प्रकार का हो गया ना कि आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, एक ही एटम से बना है उसका मॉलिक्यूल, तो फिर उसे क्या कहेंगे, मोनो एटमिक। मोनो मतलब सिंगल, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। पर बहुत सारे नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, तो इसे कहा जाएगा डाई एटमिक। डाई मतलब 2। ऐसे ऑक्सीजन का 3 एटम्स अगर मिल जाएंगे, वो कंबाइन करेंगे, वो हो जाएगा ओजोन, और ओजोन में है ऑक्सीजन का 3 एटम्स, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एटमिक, क्योंकि इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो फिर एटॉमिसिटी क्या है, तो एटॉमिसिटी है द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, यानी कि एटम रखने का कैपेसिटी किसका, मॉलिक्यूल्स का एटम रखने का कैपेसिटी, वही हो गया हमारा एटॉमिसिटी, जो कि मोनोएटमिक मतलब मॉलिक्यूल में एक ही एटम रहेगा, डाइएटमिक 2 रहेगा जैसे ऑक्सीजन में, और ट्राइएटमिक 3 एटम रहेगा। तो इसका एक टेबल भी हमको 3.3 में दिया गया है। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number। कभी कभी हमारे जैसे कार्बन का हो गया, तो फिर इसी का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है और बहुत सारे एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स की हम एटॉमिसिटी, ये देखिए आर्गन हो गया मोनोएटमिक, हीलियम मोनोएटमिक, ऑक्सीजन हो गया डायएटमिक, हाइड्रोजन हमारे डायएटमिक, नाइट्रोजन डायएटमिक, क्लोरीन डायएटमिक, फास्फोरस हो गया P4 हो जाता है टेट्राएटमिक, और सल्फर भी पॉलीएटमिक, यानी कि और भी बहुत सारे। तो देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अभी आइए देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड सेम होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड्स लिया जाए हमारे H2O वाटर, तो फिर इसमें क्या सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहेगा? नहीं रहेगा। एलिमेंट्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में सेम टाइप ऑफ एटम्स रहेगा, पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सपोज हमको एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, तो फिर वाटर बोलेगा कि चलो हाइड्रोजन का 2 एटम आ जाओ, फिर बोलेगा कि ऑक्सीजन का 1 एटम आ जाओ, तो फिर ये बन गया। इसी हिसाब से ये सब केमिकली कंबाइन करेंगे और बनेगा हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो फिर इसमें ये एलिमेंट्स जो है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम जो है, ये सारे इसके एलिमेंट्स हुए, ये डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम रहेगा और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। इसके कहते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो ये हमारे टेबल दिया गया है, वाटर जो हमने अभी डिस्क्राइब कर रहे थे वाटर। तो वाटर H2O है, उसमें हाइड्रोजन का 2 रहेगा और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। पर हाइड्रोजन और ऐसे एमोनिया NH3, तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन का 1 रहेगा, हाइड्रोजन का 3 एटम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का 1 एटम रहेगा और ऑक्सीजन का 2 एटम रहेगा। पर अगर हम इसके मास कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो फिर उसका रेशियो अगर हम निकालें 2:16, तो फिर वो क्या 1:8 होगा। उसी हिसाब से हम नाइट्रोजन का वजन हो गया, उसका मास हो गया 14 और हाइड्रोजन का हो गया हमारा 3, तो 14:3, और कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया हमारे 16 और 12:16 हमारा हो गया 3.8। तो ये रेशियो बाय मास कैसे निकालें, आई थिंक यू आर क्लियर। आइए देखते हैं एक्टिविटी 3.2। रेफर टू टेबल 3.4 फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल्स 3.2 फॉर एटॉमिक masses of elements. Find the ratio by number of the atoms of elements in the molecules of compounds given in table 3.4.
तो फिर इस यहाँ पर हमने देखा कि रेशियो बाय मास हमको दिया गया है। इसी से हम अब निकलने वाले हैं कि रेशियो बाय नंबर्स। रेशियो बाय मास हमको दिया गया है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हम बात देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हमारी रेशियो बाय मास है 1:8 है, ये हमारे रेशियो बाय मास है। तो फिर एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, पर इनका रेशियो है 1:8। तो फिर इसी हिसाब से हम देखेंगे कैसे ये रेशियो ये 1:8 कैसे पड़ा। तो फिर ये जरूर ही 1/1 = 1 और 8/16 = 1/2। तो फिर इसीलिए हमको पता चला 1/8 कैसे हुआ, 1/16 जो है वो 1/8 कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का दो एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो फिर हाइड्रोजन हमारे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 है। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या है? आयन देखो आयन क्या है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसिस। तो फिर ये जो कंपाउंड्स में क्या रहता है, मेटल्स रहता है, नॉन मेटल्स रहता है, पर ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे कंटेन चार्ज स्पेसिस। कैसे? तो वो चार्ज स्पेसिस जो है, दिस चार्ज स्पेसिस आर नोन एज आयन्स। तो ये चार्ज किस प्रकार का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो फिर आयन्स में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। तो फिर एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो फिर नेगेटिवली चार्ज आयन्स हो तो उसे कहा जाता है एनायन, एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन हो उसे कहा जाता है कैटायन। ये बात को आप कैसे बिना कंफ्यूज हो के याद रखो है। देखो किसी एक को अच्छी तरह याद रख लो। जैसे आप एक वर्ड सुने होंगे एनॉयड। एनॉयड मतलब किसी से यानी कि आपको अच्छा नहीं लगना, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, आप एनॉयड। तो फिर एनॉयड एक नेगेटिव वर्ड है, उसी हिसाब से एनायन, एनायन भी है नेगेटिव चार्ज, और उसी का अपोजिट हो गया हमारा कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम देखें NaCl, टेक एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl में इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। सोडियम आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, उसको Na+। तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे, कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज है जो Cl- क्लोरीन है उसे हम कहेंगे क्या, एनायन। NaCl में Na और Cl, तो Cl हो गया हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉली एटमिक आयन। ये पॉली एटमिक आयन आप अच्छी तरह याद रखिए, बाद में इसका फिर से पूछा जाएगा, ये टर्म बार बार आएगा। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि एक ग्रुप में एक ही टाइप ऑफ एटम नहीं होगा, 2-3 प्रकार का एटम होगा, तभी तो इसे कहा गया है कि पॉली एटॉमिक, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एटम्स है उसमें, तभी तो इसको कहा गया है कि पॉली एटॉमिक। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है और ये एक चार्ज कैरी करते हैं, तो फिर इससे कहा गया है पॉली एटॉमिक आयन। क्योंकि ये चार्ज कैरी करते हैं इसीलिए ये हो गया आयन, और इसमें मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम्स है इसीलिए हो गया पॉली एटॉमिक। ठीक है, वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स इन चैप्टर 4। आइए देखते हैं कि सम आयनिक कंपाउंड्स। देखिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड में ये कैल्शियम का हमारा मास हो गया 40 और ऑक्सीजन का हो गया हमारा 16। तो 40:16 इसका रेशियो हो गया हमको 5:2 है ना। 8 का 5 जा हो गया 40 और हमारा 8 का 2 जा हो गया हमारा 16। उसी हिसाब से उसका रेशियो 5:2। और मैग्नीशियम सल्फाइड देखें तो मैग्नीशियम एंड सल्फर, उनका मैग्नीशियम का हो गया 24 और सल्फर का हो गया हमारा 32। तो फिर इसका भी रेशियो हो गया हमारा 3:4। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम का मास क्या है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो इनका रेशियो भी हो गया ये। तो अब देखते हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला।
तो एक केमिकल फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, हम केमिकल फार्मूला क्यों यूज करते हैं? देखो, केमिकल फार्मूला से हमको बहुत कुछ सुविधा पड़ता है। क्या सुविधा पड़ता है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जैसे वाटर का हमने H2O लिखा, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किस किस एटम लेके ये बना है, इसका हमको अंदाजा, इसका किससे बना है, इसका कंपोजिशन हमें पता चल जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का H2O, तो फिर हमें पता चल गया ना कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और उसमें ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये बात तो पता चल गया इसका कंपोजिशन, तो यही सुविधा पड़ता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। तो फ्रॉम एक्सरसाइज वही देखो, ये हमको लर्न द सिम्बल्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारे एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ सब आयन्स दिया गया है। ये सोडियम का Na+, ये बहुत ही टफ है और आप उसको बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ सम आयन्स, ये सोडियम आयन Na+ है, पोटेशियम K+ है, सिल्वर Ag+ है। कौन किसका वैलेंसी क्या है? ये सारे की वैलेंसी है 1, ये सारे की वैलेंसी है 2 वैलेंसी वाला है। ये सारे ये हो गया हमारे 3। ऐसे किसका वैलेंसी कितना है इसमें क्वाइट क्लियरली लिखा है और आपको अच्छी तरह याद करना है। नो दैट लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी किससे कहेंगे? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे वैलेंसी किसी जैसे आपके मम्मी के 2 बाहें हैं, तो आप दोनों बच्चे को दोनों साइड एक साथ ले सकते हैं। आओ मेरी बच्चों, दोनों बार में एक एक, तो उनका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया 2। उसी हिसाब से द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। एक एलिमेंट कितने सारे और एलिमेंट से ये कंबाइन हो सकता है। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विथ एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन करेगा। तो एक एटम का कितना कैपेसिटी है दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने के लिए, यानी कि 2 एटम के साथ कंबाइन करेगा, 3 एटम के साथ कंबाइन करेगा, उसी हिसाब से वो केमिकल कंपाउंड बनेगा और इसी को कहेंगे उस एटम का वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एन एटम मतलब उसी एटम का कंबाइनिंग पावर, उसी को कहा जाएगा उसका वैलेंसी। तो द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ एटम्स। तो फिर जैसे मैंने कहा, एक मम्मी का दोनों बाहें, 2 बच्चे को वो कंबाइन कर सकते हैं अपनी दोनों हैंड में। ऐसे ही एक एटम का इतने सारे हैंड्स हैं, आर्म्स है, ऐसे ही सोच लो उतने सारे बाकी एटम्स को वो कंबाइन करके रख पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे अब सोच लो कि ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। ह्यूमन बींग का 2 हाथ है, ऑक्टोपस का सपोज कि 8 हैंड्स है। तो फिर इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked. Now how many humans do you think the octopus can hold? एक ऑक्टोपस का आप मान लो 8 हैंड है, एक ह्यूमन बींग का आप जानते हो कि 2 हैंड है। अगर एक हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि ह्यूमन का 2 हैंड ऑक्टोपस का 2 हैंड से एंटेंगल्ड होकर कंबाइन होकर रहेगा, इसी हिसाब से एक ऑक्टोपस कितने सारे ह्यूमन को कंबाइन कर पाएगा? 4 ह्यूमन को, है ना, क्योंकि एक ह्यूमन का 2 हैंड है और ऑक्टोपस का 8। तो फिर अगर हम उसे एक कंपाउंड के हिसाब से लेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा OH4, मतलब O हो गया हमारा ऑक्टोपस और H4 मतलब 4 ह्यूमन कंबाइन हो सकते हैं। The 4 indicates the number of humans held by the octopus. The valency of some common ions are given in table 3.6. We will learn more about valency in next chapter. तो फिर ये वैलेंसी आप अच्छी तरह याद रखिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो while writing a chemical formula as follow.